उत्तराखंड के चक्राता में बड़ा हादसा। पुरानी कालसी में रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। चक्राता विधानसभा क्षेत्र में आग का तांडव। अल्मोड़ा में 2 दिवसीय बैडमिंटन कप प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रतियोगिता में करीब 150 से अधिक खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा कार्यालय सील। पूरे प्रदेश में मानवीय गतिविधियां ठप। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। तत्काल कार्यालय खोलने की मांग। राज्य सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड बंद करने की तैयारी में। अधिकारियों का दावा, कदम से शिक्षा व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित हो। विश्व कैंसर दिवस पर कनिष्क हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम। 3 से 7 फरवरी तक फ्री कैंसर जांच और सलाह शिविर आयोजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय प्रवास पर 22 और 23 फरवरी को देहरादून पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले दिन आपको बता दें, 22 फरवरी को वह देहरादून स्थित संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में जनगोष्ठी को संबोधित भी करेंगे, जिसमें दून समेत पूरे गढ़वाल मंडल के विभिन्न संगठनों के प्रमुख और प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत 23 फरवरी को पूर्व सैनिकों की गोष्ठी को भी करेंगे संबोधित। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह गोष्ठी आपको बता दें, स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ संवाद का अवसर होगी, जहां संगठन की गतिविधियों और योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। दूसरे दिन का हाल भी आपको बता देते हैं। 23 फरवरी को मोहन भागवत पूर्व सैनिकों की गोष्ठी को संबोधित करेंगे। इससे पहले वह 2019 में भी देहरादून प्रवास पर आए हुए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके प्रवास को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये कार्यक्रम आपको बता दें, संघ और स्थानीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोहन भागवत देहरादून में 2 दिवसीय प्रवास पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 22 और 23 फरवरी को देहरादून में ही रहेंगे, ये खबर भी सामने आ रही है। साथ ही संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में जनगोष्ठी को संबोधित भी करते नजर आएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र चक्राता विधानसभा से आपको बता दें, जहां कालसी थाना क्षेत्र के पुरानी कालसी इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया है जब एक रिहायशी मकान में अचानक भीषण आग लग गई। बताया यह भी जा रहा है कि ये आग मदन सिंह के घर में लगी है। आग इतनी तेज भी थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। आसपास के लोगों में डर का माहौल भी इस आग की वजह से लगातार बन गया। इलाके में अफरा तफरी भी मच गई। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना भी दी है। बता दें, मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन संकरी सड़क होने की वजह से फायर सर्विस की गाड़ी घटनास्थल तक भी नहीं पहुंच पाई, जिससे आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ा है। वहीं बात करें रेस्क्यू टीम की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक पुलिसकर्मी भी आग की चपेट में आकर झुलस गया है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अब उसकी हालत पूरी तरह से खतरे से बाहर बताई जा रही है। साथ ही फिलहाल आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है।
बुलेटिन में रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें अगली खबर आ रही है अल्मोड़ा से, जहां आपको बता दें हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज 2 दिवसीय बैडमिंटन कप प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 अलग अलग आयु वर्गों में किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और पूरे जोश के साथ अपने खेल का प्रदर्शन भी सभी खिलाड़ियों ने किया है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले भी देखने को मिले और दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को साफ मिला है। आयोजकों और अतिथियों ने इस मौके पर यह भी कहा कि युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बेहद जरूरी हैं आज के वक्त में। इससे न सिर्फ युवाओं की खेल प्रतिभा को मंच मिलता है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस 2 दिवसीय बैडमिंटन कप में आपको बता दें करीब 100 से 50 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा भी लिया, जिनमें अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल भी रहे। समापन समारोह के दौरान विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया है। वहीं आयोजकों ने भविष्य में भी इस तरह के खेल आयोजनों को लगातार जारी रखने की बात कही है। ये है हमने पहला बैडमिंटन अल्मोड़ा बैडमिंटन कप 2026 स्पॉन्सर किया है और हम चाहते हैं देश के युवा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रखें और आगे बढ़े। नॉट ओनली बैडमिंटन, क्रिकेट, कैरम, टेनिस, टेबल टेनिस, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हम स्पॉन्सर करना चाहेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके पेरेंट्स के लिए भी है, कांग्रेचुलेशंस टू पेरेंट्स, इनके कोचेस के लिए भी है और हम ये चाहेंगे कि हम ऐसी एक्टिविटी से जुड़े और लक्ष्य सेन की जो ये जन्मभूमि है यहाँ उनके कर्मभूमि कहेंगे। इसी तरह लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, देविका सिहाग, साइना नेहवाल जैसे बैडमिंटन प्लेयर अल्मोड़ा से आगे बढ़े। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। बता दें जहां भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड राज्य शाखा कार्यालय को सील कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें प्रदेश में रेड क्रॉस की मानवीय गतिविधियां पूरी तरह से अब ठप हो गई हैं। इसी गंभीर स्थिति के विरोध में अब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा अल्मोड़ा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने आज जिलाधिकारी अल्मोड़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया है। ज्ञापन के जरिए मांग भी की गई कि उत्तराखंड राज्य शाखा कार्यालय को तत्काल खोला जाए और रेड क्रॉस के सभी कार्यों को वैधानिक रूप से फिर से शुरू किया जाए। साथ ही पदाधिकारियों का यह भी कहना है कि राज्यपाल रेड क्रॉस राज्य शाखा के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उनसे आग्रह किया गया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और राज्य शाखा कार्यालय को खुलवाएं ताकि रेड क्रॉस के सभी सेवा कार्य दोबारा से शुरू हो सके। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि कार्यालय सील होने की वजह से वहां कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे संगठन का पूरा ढांचा कमजोर होता जा रहा है। पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि रेड क्रॉस जैसी मानवीय सेवा संस्था का इस तरह से निष्क्रिय रहना जनहित के लिए बेहद खतरनाक भी है और इसका सीधा असर जरूरतमंद लोगों पर पड़ रहा है। ये पिछले साल नवंबर का मास है। नवंबर में हमारी स्टेट की कार्यकारिणी थी, इसको हाईकोर्ट द्वारा नए चुनाव के लिए आदेश दिए गए थे। 22 तारीख को हमारे हर जिले के जो जितने भी राज्य प्रतिनिधि होती है उनके द्वारा वहाँ देहरादून में 22 नवंबर को इलेक्शन हुआ था, जिसमें ओमकार बहुगुणा जो है इसके चेयरमैन निर्वाचित हुए थे। सर लंबे समय से देहरादून में 2 गुटों के बीच में मतभेद हैं, तो उस लोगों ने स्टोर में और कार्यालय में लॉक कर दिया है और उससे क्या हो रहा है कि पूरा हमारा उत्तराखंड का जो रेड क्रॉस का कार्य है वो हैम्पर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि क्योंकि राज्यपाल हमारा मुखिया होता है और उन तक ये बात पहुंचे और इस कार्य को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर आ रही है देहरादून से, जहां राज्य सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड को बंद करने की पूरी तैयारियों में है। सरकार ने इसके साथ ही आपको बता दें प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन भी कर दिया है, जो मदरसा बोर्ड की जगह शिक्षा और लाइसेंस संबंधी कामकाजों को संभालेगा। अधिकारियों का यह साफ कहना है कि ये कदम शिक्षा व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की पढ़ाई और गुणवत्ता पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जा सके। हालांकि इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह साफ कहा है कि अगर सरकार जिन लोगों को लक्षित करके ये योजना बना रही है वो पूरी तरह संतुष्ट हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि उनके कोई सवाल या आशंका है तो सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। सुनिए और कुछ कह रहे हैं गणेश गोदियाल। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से। बता दें जहां विश्व कैंसर दिवस के मौके पर कनिष्क सर्जिकल एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बता दें इस कार्यक्रम का मकसद लोगों को कैंसर की रोकथाम, समय पर जांच और इलाज के बारे में जानकारी देना था। अस्पताल में 3 फरवरी से 7 फरवरी तक निःशुल्क कैंसर जांच और शिविर भी लगाया गया है, जिसमें आप स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मुख्य कैंसर जैसी बीमारियों की जांच करा सकते हैं। साथ ही बता दें विशेषज्ञों ने सलाह भी दी है कि सभी लोग यहां पर जरूर आए। साथ ही कार्यक्रम में हॉस्पिटल के डायरेक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, को डायरेक्टर डॉक्टर रितु गुप्ता और डॉक्टर आकाश बंसल ने यह साफ कहा कि समय पर जांच और सही जानकारी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। इस दौरान कैंसर वॉरियर्स को वहां पर आपको बता दें सम्मानित भी किया गया है, जिन्हें उनके साहस और संघर्ष के लिए सराहा गया। आजकल जो भारत देश में देखा जा रहा है, भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की और सर्वाइकल कैंसर की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ब्रेस्ट कैंसर में देखते हैं कि मतलब हर चौथी महिला को देश में कैंसर हो रहा है और हर 13वें मिनट में एक महिला की डेथ हमारे ब्रेस्ट कैंसर से होती है। इसमें जो है कभी कभी पेशेंट्स मरीज पेशाब की जुड़ी समस्याएं, जैसे अच्छे से पेशाब नहीं हो पाना, धार नहीं बन पानी, ये सब जो है कैंसर के सिम्टम्स या प्रोसेस जो बढ़ता भी है उम्र से। गुप्ता सरकार करता हूँ, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, कोई देखभाल की कमी नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट है, अच्छी सिस्टरें हैं, इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां परेड ग्राउंड में सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित होने जा रहे 4 दिवसीय आपको बता दें उत्तरायणी कौतिक महोत्सव 2026 को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने महोत्सव की रूपरेखा, उद्देश्य और कार्यक्रम की पूरी जानकारी सभी को दी है। उन्होंने बताया है कि महोत्सव की शुरुआत 5 फरवरी को सुबह 11 बजे परेड ग्राउंड से भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। गीता धामी ने यह भी कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं, लोक जीवन और स्वादिष्ट व्यंजन एक ही छत के नीचे सभी को देखने को मिलेंगे भी। हर जिले से 7-8 स्टॉल लगाए जाएंगे और कुल 100 स्टॉल चिन्हित भी कर लिए गए हैं। इस महोत्सव में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा भी दिया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में भी वहां पर भाग लेंगी। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित भी की जाएंगी और प्रसिद्ध लोक गायक अपनी प्रस्तुतियां भी वहां पर देंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि देवी देवताओं की झांकियां भी महोत्सव का आकर्षण रहने वाली हैं और नंदा शिखर सम्मान के माध्यम से समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कल हमारी शोभा यात्रा सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जिसमें शंखनाद कर हमारे लोक परंपराओं को जीवंत करते हुए और अलग अलग तरह के वेशभूषा में लोग आएंगे। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल दमों के साथ में हमारी यह शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। और सभी हमारे कल्चर, जितना हमारा जौनसार, बावर, हमारे कुमाऊं, गढ़वाल, हमारी गोरखाली समाज के लोग, सभी लोग जो है इस शोभा यात्रा में प्रतिभाग करेंगे। और इसमें जो है हमारे गोलजू महाराज की डोली भी निकाली जाएगी, माँ नंदा देवी की डोली निकाली जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। बता दें उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के उपयोग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
सिर्फ एक साल में आपको बता दें रूफटॉप सोलर सिस्टम 6 गुना बढ़ गया है, जिससे राज्य के 58,000 से अधिक परिवारों को इस हरित ऊर्जा का फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत ये तेजी राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की दिशा में कदम साबित भी हो रही है। केवल एक साल में रूफटॉप सोलर सिस्टम 6 गुना बढ़ गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्य में आपको यह भी बता दें स्वच्छ और हरित ऊर्जा को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है, जिससे न केवल कार्बन से होने वाला प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर और भी उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ेगा। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह प्रवृत्ति राज्य के लिए लंबे समय तक सतत और हरित विकास सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका भी निभाएगी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केवल एक साल में रूफटॉप सोलर सिस्टम 6 गुना बढ़ गया है। साथ ही कार्बन से होने वाला प्रदूषण में भी कमी आई है और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर से भी उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को मिल रही है तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया है। ये बड़ी खबर आज की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है बाजपुर से। बता दें नगर में ट्रैफिक की समस्या दूर करने के लिए पुलिस ने बुधवार को सख्त कदम उठा दिए हैं। कोतवाल नरेश चौहान के नेतृत्व में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने कोतवाली से मुंडिया तिराहा तक अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। सड़क किनारे दुकानदारों और ठेले वालों द्वारा लगाए गए अवैध सामान को हटाया गया। बता दें 30 से 35 चालान और ऑनलाइन चालान भी काटे गए हैं। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों के ये चालान कटे हैं और साथ ही सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान भी काटे गए हैं। दुकानदार और ठेले वालों में आपको बता दें हड़कंप इसके बाद मच गया। कई लोगों ने तुरंत अपना सामान वहां से हटाया है। साथ ही पुलिस ने पक्के अतिक्रमण वालों को 15 दिन का आखिरी अल्टीमेटम भी दे दिया है। ये कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई होने से पहले अपना सामान वहां से हटा लें। तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कोतवाल ने यह साफ कहा है कि नगर में ट्रैफिक नियमों का पालन हर हाल में होना चाहिए। पूरे बाजार में साफ सफाई और यातायात नियमों के पालन का संदेश इससे साफ गया है समाज में। कार्रवाई के बाद तुरंत व्यापारियों ने अपना सामान हटाया वहां से। व्यापारियों के बीच इस कार्रवाई के बाद साफ हड़कंप भी देखने को मिला। ये बाजपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। पहले भी हमने अभियान चलाया था जिससे हमारी रोड व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी और इसी के तहत हमने आज ब्लॉक से और मुंडिया किराए तक अतिक्रमण अभियान चलाया जिसमें हमने कई लगभग 30-35 के करीब हमने चालान भी किए और जो हमारे ट्रैफिक के रिगार्डिंग हमारी जो गाड़ियां जो किनारे पे जो रोड में लगी थी उनका भी चालान किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है आपको बता दें जसपुर से, जहां नगर की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जसपुर कोतवाली पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर एक विशेष फ्लैग मार्च निकाला है। अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह ये फ्लैग मार्च जसपुर कोतवाली से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कोतवाली परिसर में समाप्त हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कदम विशेष रूप से आगामी 15 फरवरी 2026 को होने वाली कावड़ यात्रा और आने वाले अन्य त्योहारों के मद्देनजर उठाया गया है। कारण भी आपको बता देते हैं ताकि नगर में किसी भी तरह की अनियमितता या दिक्कत ना हो सके और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने नगरवासियों से नियमों का पालन करने की अपील भी की है और साथ ही सभी को कहा है कि सतर्क रहने की सभी को जरूरत है। इसके साथ ही यातायात सुगम बनाने और नगर में किसी भी तरह की अफरा तफरी को रोकने के लिए सड़क किनारे निगरानी भी अब सख्त कर दी गई है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस तरह के फ्लैग मार्च समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि शांति और सुव्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रियाएं दी जा सके।
बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जसपुर नगर में पुलिस और प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसके बाद लोगों से अपील भी की गई कि सभी नियमों का पालन करें और इस तरह के फ्लैग मार्च आगे भी जारी रहेंगे। बुलेटिन में अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के पाबो विकास खंड स्थित खंडूली गांव से, जहां बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे जंगल में पशु चारा लेने गई एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया है। लगातार आप भालू की हमले की खबरें रोजाना सुन रहे होंगे, जिससे एक बार फिर से एक बड़ी खबर सामने आई है, बता दें, जिससे गांव में दहशत भी अब फैलती नजर आई। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई है और उनकी पहचान ज्योति देवी पत्नी जगदीश के रूप में भी हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबो पहुंचाया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार भी उनका किया है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और प्रभावित कदम उठाने की भी अब मांग कर दी है, क्योंकि वारदातें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को आगे रोका जा सके। आज खंडुली गांव में एक महिला को भालू द्वारा घायल करने की सूचना 11 बजे प्राप्त हुई, जिनको 1 बजे पाबू अस्पताल में लाया गया। वहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत उनको एयरलिफ्ट करा के एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। ये घटना है पाबो ब्लॉक में गांव पड़ता है खंडुली। वहाँ पे एक महिला ज्योति देवी जिनका नाम है, 30 साल लगभग इनकी उम्र है, ये घास काटने गई है ओडली गांव में। तो वहाँ पे भालू का अटैक हुआ, तो उसके बाद ये 108 के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल लेके आए गए। उसमें इनके सर में काफ़ी चोट थी, फेस पे और नाक के पास, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग थी इनको। तो फिलहाल हमने इनको पाबो में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। आज यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि एक महिला पर, श्रीमती ज्योति देवी पर भालू द्वारा घायल उनको अटैक करके किया गया। तो उसमें तत्काल वहां पाबो से उनको यहाँ रांसी स्टेडियम में लाया गया और हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई। तो इसमें हेली एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एम्स रेफर किया जा चुका है। तो उनकी हालत अभी स्टेबल बताई जा रही है और बाकी उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आ रही है ऋषिकेश से, जहां आपको बता दें शामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एक महिला के कानों में पहने कुंडल को स्कूटी सवार बदमाश ने छीन लिया है, लेकिन पुलिस ने उसे आज गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल कर ली है। ये मामला आपको बता दें शामपुर का है, जहां पुलिस ने तुरंत मुकदमा भी दर्ज किया। जानकारी के अनुसार गुड्डू देवी बाजार से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में स्कूटी सवार बदमाश ने अचानक उनके कानों में पहने कुंडल छीन लिए और वहां से वो आरोपी फरार भी हो गया है। बता दें महिला ने तुरंत शामपुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। चौकी प्रभारी सुमित चौधरी और टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बदमाश की तलाश शुरू कर दी थी। बता दें ऋषिकेश में महिला के कानों से कुंडल छीनने की वारदात ये एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करी है, लेकिन आज मनसा देवी फाटक पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, जिसकी पहचान आपको बता दें आकाश के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से धामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है। पूछताछ में आकाश ने ये बताया भी है कि वह नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने ये वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। फिलहाल आपको बता दें आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर है मसूरी से, जहां प्रसिद्ध अंग्रेजी ट्रेवलर, राइटर, पर्यावरण संरक्षक और पद्मश्री सम्मानित आपको बता दें ह्यूग गैंट्जर का निधन हो गया। माफ करिएगा, 94 साल की उम्र में उन्होंने अपने किंगक्रेग लाइब्रेरी रोड स्थित घर में अंतिम सांस ली है। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार मसूरी के कैमल्स बैक रोड कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रशासन, पुलिस, नौसेना अधिकारी, साहित्यकार और राजनीतिक प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या वहां पर मौजूद रहे। सभी ने उस व्यक्ति को अंतिम विदाई दी। करीब 20 साल भारतीय नौसेना में कमांडर के रूप में सेवा देने के बाद मसूरी को अपना घर उन्होंने बनाया था और 5 दशकों में उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें, हजारों लेख और 52 डॉक्यूमेंट्रियों के जरिए
भारत की विरासत को दुनिया के सामने रखा था। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से विदाई उनको दी जा रही है। राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। साथ ही साहित्यकार, ट्रेवलर राइटर और नौसेना कमांडर रहे हैं ये। मसूरी ने आज एक लेखक नहीं बल्कि अपनी पहचान का एक अहम हिस्सा खो दिया है। ये सिर्फ मसूरी ही नहीं, पूरे देश के लिए एक क्षति है कि आज मिस्टर ह्यूज गेंजर आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। का जाना वास्तव में जो है मसूरी के बेटरमेंट के लिए और फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्ल्ड वाइड टूर करने वाले और जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव थे, और इंफॉर्मेटिव के साथ साथ मिस्टर ह्यू गेंजर का डिटर्मिनेशन था कि जो बेटरमेंट के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है उसको हम पहल करें। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है ऋषिकेश से, जहां चल रहे वन भूमि विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद में पूरी गंभीरता से अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि क्षेत्र में रह रहे हजारों परिवारों को स्थायित्व और सुरक्षा मिले और इसे राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया कि पिछले 7 दशकों से लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं और सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी यहीं क्रियान्वित हो रही हैं। क्षेत्र का राजस्व ग्राम घोषित करने की उन्होंने ये अपील भी की है। साथ ही सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में इस मुद्दे को उठाकर स्पष्ट भी किया है कि ये सरकार का दायित्व है कि जनता को स्थायित्व और अधिकार मिल सके। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार लोकसभा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक राजेश जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है। जिला महामंत्री प्रति कालिया ने आपको बता दें ये भी बताया है कि क्षेत्र के प्रतिनिधि लगातार जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं और लगातार सरकार तक लोगों की आवाज पहुंचाते वो रहेंगे आगे भी। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ हो गया है कि सांसद महेंद्र भट्ट और क्षेत्रीय प्रतिनिधि इस विवाद को लेकर पूरी तरह संजीदा हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। बता दें सरकार ने समान काम के बदले समान वेतन देने का शासनादेश भी जारी कर दिया। इस फैसले से प्रदेश के 11,000 से ज्यादा उपनल कर्मियों को सीधा फायदा अब मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह साफ कहा है कि उपनल कर्मी सरकार का ही हिस्सा है और लंबे समय से अपनी मांग लगातार वो उठा रहे हैं। सरकार ने उनकी इस मांग को गंभीरता से सुना भी है और अब इसे पूरा भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि जो कर्मचारी एक जैसा काम करते हैं उन्हें एक जैसा वेतन भी मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। यही सोच सरकार की प्राथमिकता भी है। साथ ही इस फैसले से उपनल कर्मियों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और उन्हें काम करने का नया हौसला भी मिलेगा। कई सालों से उपनल कर्मी कम वेतन को लेकर अपनी परेशानी लगातार बताते आए हैं और अब सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल साफ देखने को मिल रहा है। बता दें सीएम धामी ने ये शासन आदेश जारी किया है। सरकार का ये साफ कहना है कि आने वाले समय में कर्मचारियों से जुड़े बाकी मुद्दों पर भी काम किया जाएगा। उपनल कर्मियों ने सरकार के इस फैसले का खूब स्वागत भी किया और मुख्यमंत्री का सभी ने आभार भी जताया। उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। उपनल के
चलिए, युवाओं से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, उत्तराखंड में युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार ने कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से बैठक लगातार जारी है और इस बैठक में इस बात पर खास जोर भी दिया गया कि युवाओं को ऐसे ट्रेनिंग दी जाए जिससे उन्हें सीधे नौकरी मिल सके। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ट्रेनिंग सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका सीधा फायदा युवाओं को रोजगार के रूप में मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अब निर्देश भी दे दिए हैं कि ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को पहले से ही नौकरी देने वाली कंपनियों और संस्थानों से जोड़ा जाए। इससे ट्रेनिंग पूरी होती है, युवाओं को काम मिलने से आसानी भी होगी आगे। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए कोर्स और स्किल ट्रेनिंग तैयार की जाए। इससे युवाओं को बेहतर वेतन और स्थायी रोजगार भी आगे मिल सकेगा। बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर युवा आत्मनिर्भर बने और अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ सके। साथ ही इस बैठक में अधिकारियों ने अब तक की प्रगति की सभी जानकारी दी और आगे की योजना पर भी चर्चाएं की गई हैं। प्रदेश में हाल ही में हुई बारिश के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है, खासकर तराई क्षेत्र में, जहां शीतलहर का प्रकोप साफ देखने को मिल रहा है, जिससे ठंड में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। बता दें, प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले की जसपुर विधानसभा क्षेत्र में दिन भर ठंड और घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से धूप नहीं निकल सकी और पूरे इलाके में सर्दी का असर ज्यादातर देखने को मिला है। हालांकि इस बदले मौसम को लेकर किसानों की राय थोड़ी अलग नजर आई है। किसानों ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया है कि इस समय बड़ी ठंड और चल रही शीतलहर गेहूं, सरसों और अन्य फसलों के लिए फायदेमंद है। किसानों का यह साफ कहना है कि अगर ठंड ना पड़े तो गेहूं की फसलें तेजी से ऊपर बढ़ जाती हैं और फसल जल्दी खराब हो सकती है। ठंड की वजह से फसल की बढ़त संतुलित रहती है, जिससे पैदावार बेहतर होने की उम्मीद भी सभी किसानों को है। कुल मिलाकर जहां आम लोगों के लिए ठंड परेशानी बढ़ा रही है, वहीं किसानों के लिए यह मौसम किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें जो हमारी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल के लिए या लाई की फसल के लिए, सभी जो भी इस समय फसल किसान की है, उन फसलों के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा एक वरदान है। यानी कि जो बहुत अच्छी बरसात, हल्की बारिश हुई है, जो हमारी फसलों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं, बहुत अच्छी है। और उसके बाद ये ठंड का पड़ना, ये फसलों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ठंड भी इस समय, शीतलहर भी हल्की हल्की चल रही है, इससे फसलों को कोई नुकसान हानि नहीं है। क्योंकि गर्मी जल्दी हो जाती है तो हमारा गेहूं एकदम ऊपर चला जाता है और उसमें उसकी बाल निकल जाती है। तो गेहूं हमारा और जाड़ा करेगा, तो फसलों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और ये आदमी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे 4 महीने ठंड के होते हैं, अभी हमारे 2 ही महीने ठंड के हुए हैं, तो ठंड जितनी ज्यादा तक रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।